कहानी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जियांग को दिखाने से होता है, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी का रास्ता क्रॉस कर रही होती है। तभी सामने से आ रही एक महंगी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये देखकर कार ड्राइव कर रहा लड़का, जिसका नाम गु चैन होता है, वो बाहर निकलता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के स्टूडेंट भी उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि एक्सीडेंट किसी गरीब लड़की का हुआ है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बजाय इसके वो गु चैन को भी उसकी परवाह करने से रोकते हैं और कहते हैं कि ये तो इस लड़की का नाटक है ताकि वो अमीर लोगों से पैसे ऐंठ सके। तभी जियांग भी होश में आ जाती है। इसमें वो गु चैन की काफी ज्यादा नजदीक होती है, जो कि स्कूल में काफी ज्यादा फेमस था। जैसे उसकी आंखें खुलती है, उसकी आंखों के सामने गु चैन की बॉडी दिखाई देने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे एक्स-रे विजन की पावर मिल जाती है। जिसे देखने के बाद वो ज्यादा पैनिक बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि उससे पहले ही चाइनीज ड्रामा देखने की वजह से उसे पता होता है कि ऐसी कोई चीज भी दुनिया में होती है। इसके बाद जैसे वो होश में आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो अमीर लड़के को लूटने के लिए ये सब कर रही है। और हद तो तब हो जाती है जब कैंपस ब्यूटी जिया उसके मुंह पे 100 युआन फेंक कर उसकी इंसल्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। गु चैन का दोस्त भी ये सब कुछ सुनकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी जियांग की सबसे अच्छी दोस्त सीसी उसके पास आती है। उसकी हालत देखकर वो उसे पूछती है कि उससे क्या हुआ। तभी उसकी नजर अपने दोस्त के बैग पे लगी हुई कीचेन पे जाती है, जो कि कीमती दिखाई देती है। ये सब देखकर जियांग मन ही मन खुश हो रही होती है और प्लान बनाती है कि अब तो उसके पास एक्स-रे विजन की पावर है, तो वो बहुत ही जल्द अमीर हो जाएगी। उसके आसपास अब बहुत सारे हैंडसम लड़के आएंगे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देगी। इस तरह के ख्यालों में वो डूबी होती है। उसकी दोस्त उसे बाहर निकालती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ। वो इस बात का उसे आंसर नहीं देती है और उसके बैग में लगे हुए किचन को उससे खरीद लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे वो एक बड़े से एंटिक शॉप में पहुँचती है, जहाँ के बॉस मिस्टर ली से उस किचन के बारे में बात करती है। मिस्टर ली उस किचन को चेक करते हैं और वो कीमती निकलती है, इसलिए वो उसे 5000 युआन में उस किचन को उससे खरीद लेते हैं। जियांग को भी उसे बेचकर खुशी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो डायरेक्टली अपने शहर के एक छोटे से लोकल मार्केट में जाती है, जहाँ पे कई तरह की चीजें बेची जा रही थी, जिनमें कई तरह के पत्थर होते हैं, पुरानी एंटिक चीजें होती हैं और भी कई सारे खजाने होते हैं, लेकिन साथ में बेकार की चीजें भी होती हैं, जिनमें से खजाना ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब हमारी हीरोइन के पास तो एक्स-रे विजन होता है, इसलिए वो उस मार्केट में जाने के बाद बड़ी आसानी से वहाँ से एक खजाना ढूंढ लेती है और अपनी सूझबूझ का यूज करते हुए वो शॉप से काफी कम दामों में उस एंटिक चीज को खरीद लेती है। फिर वो उस फ्लावर पॉट को लेकर वापस से बॉस ली के शॉप पे जाती है और उस चीज को भी बेचने की कोशिश करती है। बॉस ली उसे चेक करना स्टार्ट कर देती हैं और तभी यहाँ पे उनका बेटा आता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। उसका नाम जैक होता है और उसे रेसिंग करना पसंद होता है। यूनिवर्सिटी में 2 ही लड़के फेमस थे। पहला गु चैन, जो कि स्वीट, गुड लुकिंग और गुड पर्सनालिटी की वजह से जाना जाता था। वहीं पे जो जैक होता है वो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और उसकी पर्सनालिटी थोड़ी बैड बॉय टाइप थी। जब जियांग उसे यहाँ पे देखती है तो वो अचानक से उसकी बॉडी को देखने लगती है। उसकी बॉडी उसे काफी अच्छी लगती है और वो सोचती है कि वह ऐसी पहली लड़की है जिसने जियांग की बॉडी देखी है। वो उसे घूरे जा रही होती है। तभी वो उसके पास आता है और पूछता है कि वो उसे इस तरीके से क्यों घूरे जा रही है। तो वो बातों को टालते हुए ये कहती है कि वो उससे डरती नहीं है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि अच्छी बात है, तुम मुझसे डरती नहीं हो, तो वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने कॉलेज कैंपस से सुना था कि तुम एक फ्रॉड लड़की हो। वो जवाब नहीं देती है और तब तक बॉस ली उसके एंटिक पीस को चेक कर रहे होते हैं और अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा शार्प है। और फिर वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि इसके हाथ हमेशा ही कीमती चीजें लगती हैं। ये सुनकर जैक उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी लाई हुई ये चीज भी एक्सपेंसिव हुई ना, तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। तभी बॉस ली उस एंटिक पीस को चेक करते हुए बताते हैं कि ये सच में रियल है। इसके बाद वो उसे उस 100 युआन की खरीदी हुई चीज के लिए उसे 1 लाख युआन देने का फैसला करते हैं। पैसे पाकर जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो बॉस ली होते हैं वो अपनी बेटी को उसके पीछे लगा देते हैं, ये कहते हुए कि उस लड़की में जरूर कोई खास बात है, उसके साथ रहने से उनका भी फायदा होगा। अब जैक अपनी डैड की बातें टाल नहीं सकता था, इसलिए वो उसके पास आता है। बहाने से उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है। वो मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है और उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसने आज मन बना लिया होता है कि आज वो जैक को प्रपोज कर देगी। लेकिन जैसे वो जैक को देखती है, एक्साइटमेंट के साथ वो आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल जैसे उसकी नजर जियांग पे जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन साथ ही वो जैक को प्रपोज भी कर देती है। लेकिन जैक उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिया को ऐसा लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, इसलिए वो उसे पूछती है, बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है। तब वो उससे बचने के लिए और साथ ही अपने डैड के काम को पूरा करने के लिए जियांग को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में प्रेजेंट करता है। लेकिन कोई भी जैक की बातों पे भरोसा नहीं करता है। तब जैक उसे सबके सामने किस कर देता है। लेकिन ये देखने के बाद जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो डिसाइड करती है कि वो किसी तरीके से उन दोनों को अलग कर देगी। वहीं दूसरी तरफ जब जियांग क्लास में जा रही होती है, तब गु चैन भी उसके पास आता है और उसे जैक से दूर रहने की सलाह देते हुए वहाँ से चला जाता है। जियांग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपनी क्लास के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही थी।
अंदर जाने के बाद जियांग देखती है कि वो अपने एक्सरे विजन का यूज करते हुए स्टॉक को भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकती है कि आने वाले समय में कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। फिर वो अपने दोस्त की मदद करती है और फ्यूचर टेक के स्टॉक को बेचने के बाद उसके स्टॉक से क्लाउड इंडस्ट्री के स्टॉक खरीद देती है ताकि उसका फायदा हो जाए। लेकिन प्रोफेसर उसे बात करते हुए देखकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जिसमें यही होता है कि वो इन दोनों स्टॉक में से कौन से स्टॉक पे अपने पैसे लगाएगी। और फिलहाल कुछ समय से फ्यूचर टेक के स्टॉक काफी अच्छे तरीके से ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सरे विजन का यूज करते हुए क्लाउड इंडस्ट्री का नाम लेती है, जो कि ये सुनकर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वो उसे बेवकूफ समझ रहे थे। और उसी समय जी अपने आप को होशियार दिखाने के लिए खड़ी होती है और बताती है कि उसने फ्यूचर टेक पे 3 लाख युआन लगा दिए हैं, जिसपे सभी उसे होशियार समझ रहे होते हैं। इनफैक्ट प्रोफेसर का भी ऐसा ही मानना होता है और इसीलिए वो जियांग को अपनी क्लास से बाहर निकाल देते हैं। फिर प्रोफेसर अपने सभी स्टूडेंट से फ्यूचर टेक के स्टॉक खरीदने के लिए कहते हैं। कुछ समय तक तो स्टॉक ऊपर जाते हैं, लेकिन अचानक से वो क्रैश होकर नीचे गिरने लगता है और वहीं क्लाउड इंडस्ट्री के जो स्टॉक होते हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे सीसी का इतना बड़ा फायदा होता है कि वो अपने महीने का खर्च अब आसानी से निकाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि क्लास बंक कर रहा होता है और तभी उसकी नजर जियांग पे पहुंचती है। वो उससे कुछ बातें करे उससे पहले उसके पास कॉल आता है कि उसके फ्रेंड ने कसिनो में पैसे नहीं दिए हैं, जिस वजह से लोग उन्हें मार रहे हैं। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए जियांग के साथ वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ पे वो अपने दोस्त को पैसे देकर छुड़ा लेता है और उसे मेडिसिन देकर उसकी मदद भी करता है। ये देखकर जियांग जैक से इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद वो यहाँ से पैसे निकालने के बारे में सोचती है। अब ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन फिर भी जैक उसके कॉन्फिडेंट की वजह से उसके साथ जाता है। अंदर जाने के बाद काफी तरह के गेम खेले जा रहे होते हैं। जियांग एक बार के लिए सभी पे नजर दौड़ाती है और उसे एक लड़की पसंद आती है, लेकिन वहाँ पे जाने से जैक का दोस्त उसे रोकता है क्योंकि वो आज उसी लड़की से 1 लाख युआन हार गया था। लेकिन जियांग ये सुनने के बावजूद भी वहीं पे जाती है और उसी लड़की के साथ गेम खेलती है, जहाँ पे उस लड़की की जो डाइस को मूव करने की स्किल होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिस वजह से जैक को भी नहीं पता होता है कि नंबर्स क्या आए हैं। लेकिन जियांग अपने पावर का यूज करती है और आसानी से नंबरों का पता लगा लेती है। इसके बाद वो पहले ही दौर में 10,000 युआन की बेट लगाती है। सबको ऐसा लगता है कि वो पहले ही राउंड में हारने वाली है, लेकिन जैसे ही डाइस सबके सामने आती है जियांग जीत चुकी होती है। ये देखकर सभी उसे किस्मत वाले समझ रहे होते हैं, लेकिन उसे पता होता है कि ये तो उसके एक्सरे विजन की वजह से हुआ है। इसके बाद वो गेम के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि अगर सेम नंबर आते हैं तो आप इससे 10 गुना तक ज्यादा कमा सकते हो। अब जैक को तो ये देखकर थोड़ी सी घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे गेम के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है और उसकी बोली काफी बड़ी होती जा रही थी। और इस बार जब लड़की डाइस को मूव करती है तब जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपने पावर से पता लगा लिए होते हैं कि इस बार सभी डाइस में एक एक नंबर आए हैं। इसलिए वो इस बार तो अपने सारे के सारे पैसे लगा देती है, जो कि ये देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ है। अगर वो एक बार जीत जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे दौर जीत जाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी जियांग का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है। वो तो ये कह के सभी को चौंका देती है कि इस बार के नंबर सेम है और वो नंबर है 1। अब इसके कॉन्फिडेंस को देखकर तो सामने वाली लड़की के भी पसीने छूटने लगते हैं। वो कांपते हुए हाथ से इस बार डाइस को सामने लाती है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जियांग इस बार भी सही होती है। उसने थोड़े ही देर के अंदर 1,10,000 युआन का बेट लगाते हुए 11 लाख से भी अधिक युआन जीत लिए होते हैं, जो कि काफी बड़ी बात होती है। किसी ने भी ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। इसलिए यहाँ पे मैनेजर भी आ जाते हैं और वो उस लड़की को थप्पड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जीत गई। अब जियांग ने तो बिना किसी चीटिंग के पैसे जीते होते हैं, लेकिन फिर भी जो मैनेजर होता है वो यहाँ पे 3 पास करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो पूरे पैसे उन्हें ना दे सके, जिसके लिए वो उनसे कहता है कि आप लोग नॉर्मल पर्सन हो, आपके पास हमारा मेंबरशिप नहीं है, इसलिए हम आधे पैसे ही देंगे। जब ये लोग मना करते हैं तब मैनेजर यहाँ के बॉडीगार्ड को बुलाने लगते हैं ताकि वो पैसे ना दे सके। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है कैसीनो के असली मालिक ली ग्रुप की यंग मास्टर हाउ की। वो यहाँ पे आता है और जियांग को देखने के बाद वो पैसे चुपचाप उसे दे देता है। फिर वो पैसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो गलती से हाउ के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर सभी घबराने लगती हैं क्योंकि हाउ भी बहुत ही ज्यादा क्रूल पर्सन था। लेकिन जब जियांग उसके क्लोज होती है तब उसे कुछ फील होता है, इसलिए अपने पावर का यूज करते हुए उसके हार्ट को चेक करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उसके हार्ट में एक छोटा सा पैरासाइट है जो कि धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से उसके बारे में मशीनें भी पता नहीं लगा पाती हैं। लेकिन जब जियांग इसके बारे में हाउ को बताती है तो इससे उसके लोगों को गुस्सा आ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जियांग उनके बॉस को श्राप दे रही है, इसलिए वो उसे वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि कल ही हमारे बॉस का फुल बॉडी चेकअप हुआ है, आखिर तुम ऐसी घिनौनी बातें कैसे कर सकती हो। जियांग भी यहाँ पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है। वो हाउ से कहती है कि तुम मुझे हैंडसम लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो ठीक है। फिर वो अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही अचानक से हाउ को खून की उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने लोगों से जियांग को ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जियांग साओ को उसके पैसे देती है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने ये पैसे खुद ही कमाए हैं, इसलिए वो उसके पैसे हुए। वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद जब वो जा रही होती है तब कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे वॉशरूम में लेकर चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि इसके पीछे जिया है, जिया जो कि जैक को पसंद करती थी और इस समय वो जियांग के पीछे था, इसलिए वो उसे
लेसन सिखाने के लिए आई होती है, लेकिन जैसे वो कुछ करती तब तक यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और उसे हाउ के बारे में बता देती हैं। अब हाउ तो बड़े घराने से होता है और हैंडसम भी होता है, इसलिए जिया की नजर उस पे भी होती है, इसलिए वो उसे देखने का मौका नहीं छोड़ती है और जियांग को भी अपने साथ लेकर जाती है। साथ ही वो उसका दिल जीतने के लिए अपने साथ यूनिवर्सिटी के बड़े डॉक्टर को लेकर जाती है ताकि वो उसके सामने इम्प्रेशन जमा सके। यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर पढ़ाते थे वो भी काफी फेमस थे, इसीलिए वो जिया के कहने पे यहाँ पे आ जाते हैं और हाउ का चेकअप करने लगते हैं, लेकिन चेक करने के बावजूद भी वो किसी भी चीज का पता नहीं लगा पाते हैं। और उसी समय जियांग सामने आ जाती है, ये कहते हुए कि वो प्रॉब्लम का पता लगा सकती है। अब जियांग कोई डॉक्टर नहीं होती है, उसके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, इसलिए लोगों को शक होता है कि वो हाउ के नजदीक जाने के लिए ड्रामा कर रही है, लेकिन वो सबको साइड करते हुए हाउ के पास चली जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे ठीक कर सकती है। फिर वो असिस्टेंट से सुई वाली बॉक्स लेती है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके पास एक्सरे विजन होती है तो वो सारी चीजें आसानी से देख पाती है। और थोड़ी ही देर के अंदर हाउ के हार्ट के अंदर जो छोटा सा पैरासाइट होता है वो उसे बाहर निकाल देती है और सभी अपने आंखों से उस चीज को देख भी लेते हैं। अब जियांग का काम जैसे खत्म होता है वैसे ही हाउ फील करता है कि वो जो पुराना दर्द उसके हार्ट में फील हो रहा था अब वो ऐसा फील नहीं कर पा रहा है। इसके बाद वो उसे तुरंत अपना कार्ड देता है शुक्रिया अदा करने के लिए, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो सबके सामने पैसे लेने से मना कर देती है और हाउ से कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद वो मन में सोचती है कि जब उसके पास एक्सरे विजन है तो उसे इतने कम पैसों की क्या ही जरूरत। अब इसके पैसे ठुकरा देने से जो हाउ होता है वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ स्टोन गैबलिंग कंपटीशन में ले जाने की बात कहता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जाना उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है, वहाँ पे वो काफी सारे पैसे कमा सकती है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो कुछ देर के बाद हाउ के साथ स्टोन गैबलिंग कंपटीशन में पहुंच जाती है, जहाँ पे जाते ही वो सबसे पहले हाउ के कॉम्पिटिटर से मिलती है, जो कि जाओ फैमिली से होता है और उसका नाम ये होता है। अब दोनों ही फैमिली में काफी समय से दुश्मनी चल रही थी, वो भी इसलिए कि दोनों में से कौन सा परिवार स्टोन गैबलिंग दुनिया का मालिक बनेगा। अब जो इस दुनिया का मालिक बनता उनके अलग ही रुतबे होते हैं और वो अलग ही पावरफुल बन जाता, इसलिए दोनों फैमिली के बीच में काफी समय से दुश्मनी चली आ रही थी। वेल फिलहाल तो हाउ ही इस दुनिया का मालिक था और ये इस दुनिया का मालिक बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जिस वजह से आज ये कंपटीशन यहाँ पे हो रहा होता है। जो भी जीतेगा वो यहाँ का नया मालिक बन जाएगा, इसीलिए जो ये होता है वो अपने स्टोन चुनने के लिए 3 बड़े बड़े एक्सपर्ट को चूज करके लाता है, जो कि कोई शहर का सबसे बड़ा स्टोन एक्सपर्ट होता है तो वहीं कोई बड़े से यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट होता है। इसी तरीके से सभी पर्सन काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन हाउ अपने साथ किसे लाया था? जियांग को। ये देख कर ये उसका मजाक उड़ाता है, तुम इस बार अपने साथ एक कॉलेज के स्टूडेंट लेकर आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम मुझसे जीत जाओगे? वेल वो पहले बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है ताकि वो हाउ के कॉन्फिडेंस को गिरा सके, लेकिन हाउ के साथ जियांग थी और जियांग उसका मुंह तोड़ जवाब देती है, जिस वजह से उसका मुंह बन जाता है। इसलिए वो तुरंत ही अपने एक्सपर्ट को आगे कर देता है ताकि वो पत्थर को चूज कर सके और वो जीत जाए। फिर उसके एक्सपर्ट्स आगे बढ़ते हैं और अपने अपने तरीकों का यूज करते हुए 10 पत्थर को चूज कर लेते हैं। फिर बारी आ जाती है जियांग की, लेकिन जियांग यहाँ से कोई भी महंगा पत्थर नहीं करती है, वो तो बचे हुए पत्थर के पास आती है, अपने पावर का यूज करती है और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के पत्थर को चूज कर लेती है, और वो भी इतनी तेजी से कि सबको ऐसा लग रहा होता है कि वो तुक्का लगा रही है। इसीलिए तो थोड़ी ही देर के अंदर सभी उसे जज करने लगती हैं और कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कबाड़ से पत्थर निकाल रही हो। वेल थोड़ी देर तक तो इनका डिस्कशन ऐसे ही चलते रहता है। फिर कुछ समय के बाद ये अपने एक्सपर्ट के चुने हुए पत्थर सामने करता है और सभी पत्थर को सामने काटा जाता है, जहाँ पे एक एक करके सभी उसके पत्थर बहुत ही ज्यादा कीमती निकलते हैं। वहीं पे कोई उसका एक पत्थर 1 करोड़ का होता है तो कहीं उसकी कीमत 10 करोड़ होती है। सभी एक्सपर्ट्स ने मिलकर प्रीमियम क्वालिटी के स्टोन को चूज किए होते हैं, इसलिए उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। ये देखकर सभी को ऐसा लगता है कि हाउ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही हार गया। इनफैक्ट जो हाउ का असिस्टेंट होता है उससे भी ऐसा ही लग रहा होता है कि इस लड़की की वजह से वो हार गया, लेकिन हाउ का भरोसा अब भी जियांग पे कायम रहता है। इसके बाद जियांग आगे बढ़ती है और ये कि जितने भी कीमती पत्थर होते हैं उन सभी को वो साइड कर देती है। इसके बाद वो अपने पत्थरों को वहाँ पे रख देती है, जिसे देखकर लोग उसे बेवकूफ गंवार कहने लगते हैं, जिसे कीमती पत्थरों की कदर नहीं है। जियांग उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि जब मेरे पास रेयर पत्थर हैं तो मैं आखिर इन बेकार पत्थरों की कदर क्यों करूं? ये सुनकर लोग उसे कहते हैं कि तुम जिस तरीके से बात कर रही हो ना, ये एटीट्यूड उस समय उन लोगों के पास होता है जब उनके पास रेड ग्रीन कलर का पत्थर होता है। जियांग कहती है कि हाँ मेरे पास तो वही पत्थर है। अब ये सुनकर सभी लोग उसे बेवकूफ समझने लगते हैं। इनफैक्ट जो ये होता है वो तो जियांग के साथ शर्त लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास अगर एक भी रेड ग्रीन पत्थर निकलते हैं ना तो मैं तुम्हारे सामने झुककर तुमसे माफी मांगूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। अब ये जो होता है उसकी पर्सनालिटी पहले से ही बदनाम होती है कि वो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाता है, इसलिए हाउ को जियांग की फिक्र होती है। वो उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ शर्त ना लगाए, लेकिन जियांग उसे भरोसा दिलाती है, ये कहते हुए कि जब उसने उसके ऊपर भरोसा किया है तो वो उसे हारने बिल्कुल भी नहीं देगी। और फिर जियांग का पत्थर सबके सामने काटा जाता है। पहला ही पत्थर रेयर ग्रीन स्टोन निकलता है। ये देखकर सबकी आंखें चमक उठती है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है। लेकिन फिर से जियांग के दूसरे पत्थर को कट किया जाता है, ये भी पत्थर रेड ग्रीन होता है। फिर से सबको ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी इसका लक काम किया, लेकिन जब एक एक करके सारे के सारे पत्थर
को सबके सामने कट कर दिया जाता है और जब सारे के सारे पत्थर रेड ग्रीन निकलते हैं तब सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि बड़े बड़े एक्सपर्ट को एक स्टूडेंट वाली लड़की हरा सकती है। और ये सब देखकर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी नजरें तो नीचे झुक जाती है, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची से हार चुके थे। सबको अपने आप पे शर्म आ रही होती है, सभी अपनी नजर झुका रहे होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इतनी सारी प्रीमियम क्वालिटी के पत्थर को देखकर बेहोश होने की नौबत आ जाती है, क्योंकि जियांग ने जितने भी पत्थर चूज किए होते हैं ना, उनकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की होती है। सो इसके बाद जियांग के पत्थर ज्यादा कीमती निकलते हैं, इसलिए उसकी वजह से हाओ फिर से स्टोन गैबलिंग का मालिक बन जाता है और ये यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उसने जियांग के साथ शर्त लगाया होता है, जिसमें से हाओ उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता है और कहता है कि तुम्हें जियांग के सामने माफी मांगनी होगी। अब ये तो बात उसके ईगो पे लग जाती है और वो माफी मांगने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो बहुत ही बड़ा आदमी है, वो किसी के सामने झुककर माफी नहीं मांगेगा, उसके सामने लोग झुककर माफी मांगते हैं और अगर जियांग उसे माफी मांगने पे मजबूर करती है तो वो उसे खत्म कर देगा। ऐसा कहते हुए अपने पास से गन निकालता है और सभी को डराने लगता है। लेकिन जियांग तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। ये देखकर ये को फिर से उसके साथ एक नया कंपटीशन करना पड़ जाता है। वो उसे कहता है कि मेरे गन में 6 गोलियां हैं, जिनमें से वो 5 गोली निकाल देता है और उसके बाद मौत का खेल स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि हमें बारी बारी से शूट करना होगा, अगर तुम इस गोली से बच जाती हो तो मैं तुम्हारे सामने झुककर इस बार जरूर माफी मांगूंगा। वो थोड़ा सा टाइम लेती है तो वो सबके सामने ये कह देता है कि ये लड़की एटीट्यूड के साथ भरी हुई है, इसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और ना ही ये होशियार है और ना ही ये तेज है। ऐसे कहते हुए वो उसे दूसरे तरीके से परेशान करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जियांग पीछे नहीं हटती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये बेट भी लगाने के लिए तैयार हूँ। अब इससे हाओ को जियांग के लिए फिक्र होने लगती है। वो मना करता है और साथ ही इस पोजीशन को भी छोड़ने के लिए कह देता है, लेकिन जियांग उससे कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो गन को अपने हाथ में लेती है, अपने पावर का यूज करती है और पता कर लेती है कि गन जो है उसमें गोली लास्ट में है। फिर वो सबके सामने बड़े ही एटीट्यूड से कहती है कि ठीक है, मैं अपने आप के ऊपर 5 बार शूट करूंगी और तुम्हें सिर्फ एक ही बार शूट करना होगा। अब जब सभी ऐसा समझ रहे होते हैं कि जियांग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तब जियांग सबकी गलतफहमी दूर करते हुए 2 बार नहीं बल्कि 5 बार लगातार अपने आप के ऊपर शूट कर देती है। जिस तरीके से वो अपने आप के ऊपर शूट कर रही होती है, सबकी धड़कनें बढ़ रही होती है और शूट वो कर रही होती है और डर किसी और को लग रहा होता है। पूरे हॉल में डर का माहौल छा जाता है और सभी जियांग की पर्सनालिटी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जियांग लास्ट टाइम में वो चीज येन को देती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, शूट करो। लेकिन उसे पता होता है कि लास्ट गोली में तो गन हो सकती है, इसलिए वो डर रहा होता है। तब जियांग उसके ऊपर गन शूट कर देती है और कहती है कि अगर तुमसे नहीं होता है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। अब ये को लग रहा होता है कि उसने ऐसे कर दिया, लेकिन वो किसी को मार नहीं सकती है। लेकिन इस बार भी वो उसकी ये गलतफहमी दूर कर देती है और सामने से गोली चला देती है। वो तो डर के मारे नीचे बैठ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसने उसके ऊपर गन शूट नहीं किया था, उसने हवा में शूट किया था, तब वो डर के मारे उसके नीचे बैठ जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। इसी समय गुचैन भी ऐसा आता है, जो कि जियांग को इस अंदाज में देखकर पूरी तरीके से इम्प्रेस होता है। जो लड़की काफी समय से उसे पसंद कर रही थी, उसका अटेंशन पाने के लिए उसके पीछे घूम रही थी, वो उसे इस लड़की में इंटरेस्ट आने लगता है, इसलिए वो उससे बात करने का फैसला करता है। कुछ समय के बाद हाओ जो होता है वो जियांग की वजह से जीत जाता है। स्टोन गैम्बलिंग का मालिक अभी भी वही होता है। इसके बाद वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और जब जियांग चेक में इतने सारे जीरो देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और तभी यहाँ पे गू आ जाता है। गुचैन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ का आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, ये कहते हुए कि उसकी बॉस ने उसे अभी जाने के लिए नहीं कहा है। लेकिन फिर जो हाओ होता है वो जियांग को गुचैन के साथ जाने देता है। आगे बढ़ने के बाद गुचैन जियांग को इससे भी दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन जियांग कहती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर गुचैन जियांग के साथ समय बिताने के लिए उसे अपने साथ एक ऑक्शन में साथ ले जाने की बात करता है। जियांग तो ये सुनकर जाने के लिए तुरंत हाँ कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ जाने के बाद वो और सारे पैसे कमा सकती है। इसीलिए वो दोनों अगले दिन उस ऑक्शन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जिया भी होती है, क्योंकि जैक के रिएक्शन के बाद उसने गुचैन को फंसाने का फैसला किया होता है। वो उसके ऊपर डोरी डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह तब बन जाता है जब वो गुचैन के साथ जियांग को देखती है। सामने देखते ही वो उसकी कई बार इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन साथ में गुचैन के होने की वजह से वो उसकी इंसल्ट नहीं कर पाती है और कई बार तो जियांग ही उसका मुंह तोड़ जवाब दे देती है। इसलिए बेचारे चुपचाप शांत होकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे होस्ट पहला आइटम प्रेजेंट करती हैं, जो कि एक स्टैचू होता है, जिसकी स्टार्टिंग कीमत 50,000 युआन से स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग बोली लगाना स्टार्ट कर देती हैं, जहाँ पे जिया उसकी 1 लाख बोली लगाती है, वहीं पे गुचैन उसे बीट करते हुए 2 लाख की बोली लगा देता है। जिया भी पीछे नहीं हटती है, वो बोली को बढ़ाकर 3 लाख कर देती है। इसके साथ वो गुचैन के सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगती है, ये कहते हुए कि वो इस एंटी को ग्रैंडपा के बर्थडे पे गिफ्ट के तौर पे देना चाहती है, इसलिए वो उसे ना खरीदे। और उसी वक्त जियांग भी अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ की सबसे महंगी चीज का पता लगा लेती है, जो कि लकड़ी से बने हुए ड्रैगन की मूर्ति के अंदर होती है, और इसीलिए वो गुचैन को कुछ भी खरीदने से मना करती है। गुचैन उसकी बात सुनता है और पीछे हट जाता है, लेकिन जिया को गलतफहमी हो जाती है कि उसकी वजह से वो पीछे हट रहा है। जिसके बाद जिया उस स्टैचू को जीत लेती है और उसके पास जाती है। जब वो उसे अपने हाथों में लेती है तब उसे पता चलता है कि ये तो जाओ डायनेस्टी का स्टैचू है, जिसकी वजह से उसकी कीमत
10 लाख युआन हो सकती है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है कि पहले ही उसने अच्छी चीज खरीद ली। जिसके बाद ऑक्शन को आगे बढ़ाया जाता है और लकड़ी के बने हुए उस ड्रैगन को आगे लेकर आया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग बोली 10 लाख से स्टार्ट होती है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर बोली नहीं लगाता है। ये देखते ही जियांग तुरंत ही गुचेन को उसके ऊपर बोली लगाने के लिए कहती है, और वो भी 10 लाख 1,000 युआन। ये देखकर जितने ही लोग गॉसिप कर रहे होते हैं उतने ही लोग उसकी बेवकूफी के ऊपर हंस रहे होते हैं। जियांग शांत रहती है और तब उसे लोगों से पता चलता है कि इस चीज को पिछले 3 बार ऑक्शन में शामिल किया गया है और किसी ने भी इस चीज को कभी भी नहीं खरीदा, क्योंकि लोगों को ये चीज बेकार लगती है और इसमें जो डिजाइन बना हुआ है उसमें भी दीमक लग चुके हैं। आखिर कोई भी इंसान उसके ऊपर इतना ज्यादा पैसा क्यों ही बर्बाद करेगा, इसीलिए कोई बोली नहीं लगा रहा होता है। तो ये चीज जियांग की हो जाती है। अभी उसे अभी भी बेवकूफ समझ रहे होते हैं, लेकिन जियांग बताती है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा खास है, इसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से कम नहीं है। ये सुनकर जिया उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा अंधी हो, जिस चीज को सभी ने छोड़ दिया उसमें तुम्हें खजाना दिख रहा है। अगर ऐसी बात है तो चलो हम बेट लगाते हैं। ऐसे कहते हुए वो उसके साथ बेट लगा लेती है कि अगर वह स्टैचू कीमती निकल जाता है तो जिया उसके सामने झुककर उससे माफी मांगेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे माफी मांगना होगा। बेचारी को पता नहीं होता है कि वो किससे पंगा ले रही है और वो खुद का ही नुकसान कर बैठती है। जियांग आगे बढ़ती है और सबके सामने उस एंटी को अपना बनाने के साथ उसे सबके सामने तोड़ देती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कर रही है, और तभी उस मूर्ति से बाहर निकलती है एक सील। होस्ट उसे लेती है और चेक करने से उसे पता चलता है कि ये तो जाओ डायनेस्टी के राजा महाराजा की सील है। अब जिया तो किसी भी तौर से जियांग से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए होस्ट को दोबारा चेक करने के लिए कहती है। होस्ट बताती है कि वो कोई छोटी मोटी होस्ट नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ी एंटीक कलेक्टर है, साथ ही उसने बहुत से बड़े बड़े शो होस्ट किए हैं, इसलिए उसे पता है कि ये चीज कितनी ज्यादा कीमती है। अब सील के बारे में सुनते ही सभी लोग उसके ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ की बोली लगाने लगते हैं। तब जियांग अपना नंबर सभी में बांट देती है और बताती है कि वो बाद में उनसे इसके बारे में बात करेगी। फिर वो जिया के पास आती है ताकि वो माफी मांगे, लेकिन वो माफी मांगने से मना कर देती है। तब वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देती है और जिया के बारे में बातें करने लगती है। एम्बेरस होकर जिया उसके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है और उसे माफी मांगती है, जिससे उसका घमंड तो चूर चूर हो जाता है। अब बाहर आने के बाद गुचेन जियान को डिनर पे ले जाने की बात करता है, लेकिन उसी समय जियांग के पास कॉल आता है कि जैक की हालत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर वो तुरंत ही जैक के पास आती है और हमें पता चलता है कि ये तो जैक के दोस्त का नाटक है। दरअसल जैक जियांग के साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ मिलकर ये नाटक करता है, और जैसे वो लोग उसे देखते हैं वो अपना नाटक कंटिन्यू कर देते हैं। जियांग उनके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ, तो दोस्त जैक को उसके पास छोड़कर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जियांग के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता है जैक को वहाँ से ले जाने के अलावा। बाद में वो देखती है कि समय काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए वो घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसे लेकर होटल में पहुंचती है। जब वो रूम ले रही होती है तब जैक बहाने से रिसेप्शन पे जो लड़का होता है उससे एक ही कमरा देने की बात करता है। वो उसकी बातें मान लेता है और जियांग को एक ही कमरे के बारे में बताता है। अब जियांग के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो एक ही कमरे में रहने के लिए मान जाती है। फिर दोनों कमरे की तरफ जा रहे होते हैं तभी गुचेन दोनों को साथ में देख लेता है। वो दोनों के बारे में उस लड़के से पता करता है और जब उसे पता चलता है कि आज के लिए ये दोनों एक ही कमरे में रुकने वाले हैं तब वो तुरंत ही एक प्लान बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग जैक को कमरे में लेकर जाती है और जब वो उसे बेड पे रखती है तो वो खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। ऐसा मौका देकर वो उसे अपने पास से जाने नहीं देता है और ड्रंक होने का नाटक करते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही दोनों का किस होने वाला होता है वैसे ही दरवाजे पे नॉक होती है। जियांग तुरंत ही बाहर जाती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे होटल का वर्कर होता है, जो कि उसे बताता है कि उसे बड़े से कमरे में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि आज की वो लकी गेस्ट है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, खुद को लकी समझती है और उसके साथ चली जाती है, लेकिन इससे बेचारा जैक का प्लान खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग होटल के बड़े से कमरे में जाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वहाँ की सभी चीजों को एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी सामने से गुचेन शावर लेते हुए टॉवल में बाहर आता है। जियांग उसे इस तरीके से देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसकी बॉडी को घूरे जा रही होती है। कुछ देर के बाद वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब गुचेन बड़े ही इनोसेंट में उसे जवाब देता है कि वो तो यहीं पे था। जियांग को ऐसा लगता है कि उस लड़के से कोई गलती हो गई है, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुचेन उसे जाने नहीं देता है और उससे कहता है कि वो सही जगह पे है। ये सुनकर जियांग उससे कहती है कि अच्छा तुम मेरे ऊपर चांस मार रहे हो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी आंखों को सेक लूं। ऐसा कहते हुए वो उसकी बॉडी ध्यान से देखने लगती है। तभी गलती से वो अपने एक्सरे विजन का यूज करते हुए वो चीज देख लेती है जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था, जिस वजह से उसके नाक से ब्लड आने लगता है। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और गुचेन को अंडरवेयर पहनने के लिए कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर गुचेन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलती है और होटल से बाहर जा रही होती है तभी उसका सामना हाउ के असिस्टेंट से होता है। वो उसे चेक देता है और बताता है कि बॉस उसके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, इसलिए वो उसे पैसे दे रहे हैं। पैसे देकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो जियांग को लेकर ली मैंसन पहुंचता है। जियांग जब पहली बार ली मैंसन देखती है तब वो देखती है कि घर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काले धुएं हैं और उन धुएं ने घर को चारों तरफ से घेर रखा है। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है। मैंशन के अंदर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि इस समय कोमा में होते हैं। अचानक से वो कोमा में चले गए थे, इस वजह से हाउ उनके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है।
वो अपनी स्टेप मदर से जानने की कोशिश करता है कि उसके डैड के साथ क्या हुआ कि वो अचानक से कोमा में चले गए। स्टेप मॉम कहती है कि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सारी चीजें कैसे हुई। यहाँ पे डॉक्टर भी होते हैं जो कि मिस्टर ली का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी उन्हें ठीक नहीं कर पाते हैं। शहर के सबसे ज्यादा फेमस डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता है कि मिस्टर ली को आखिर हुआ क्या है। कोई कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है और तभी यहाँ पे जियांग आ जाती है। हाउ के कहने पे वो मिस्टर ली को ध्यान से देखती है, जहाँ पे वो अपने पावर से ये भी पता लगा लेती है कि मिस्टर ली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। सौतेली माँ जियांग के बारे में पूछती है कि वो कौन है। साथ ही यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो भी जियांग की यूनिफॉर्म से उसे पूछते हैं कि तुम तो स्टूडेंट हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जियांग बताती है कि वो कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर ली का इलाज कर सकती है। फिर वो मिस्टर ली की कंडीशन के बारे में सभी को बताती है कि मिस्टर ली अचानक से कोमा में इसलिए चले गए हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये सुनकर सौतेली माँ थोड़ा सा घबराती है, लेकिन फिर भी वो जियांग के ऊपर इल्जाम लगाती है कि आज के जमाने में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, वो झूठ बोल रही है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, तो चलो इस बात का पता लगा लेते हैं। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और मिस्टर ली को देखती है। जहाँ पे वो जब मिस्टर ली को ध्यान से देख रही होती है तब उसे एक अनजानी डोर दिखाई देती है जो कि सामने की पेंटिंग की तरफ जाकर खत्म हो रही थी। ये देखकर वो तुरंत ही पेंटिंग की तरफ इशारा करती है कि पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। हाउ का असिस्टेंट आगे बढ़ता है और पेंटिंग को वहाँ से हटाता है। उसे पेंटिंग के अंदर एक गुड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है। जियांग आगे इस ब्लैक मैजिक के बारे में और भी बातें बताती है कि इस गुड़िया का यूज कैसे किया जाता है। वो बताती है कि जब भी कोई कपल एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए, तो दोनों के बाल के टुकड़े लेकर इसमें लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से गुड़िया के अंदर लगाए गए बाल में से कोई एक भी बाल गिर जाता है तो वो इंसान कोमा में अचानक से जा सकता है। हाउ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और जियांग को आगे की सारी चीजें पता लगाने के लिए कहता है। जियांग फिर से अपने पावर का यूज करती है और फिर से सभी चीजें देखने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो देखती है कि इस गुड़िया से 2 लाल धागे निकल रहे हैं, जिनमें से एक धागा मिस्टर ली की बॉडी में जाता है और दूसरा धागा सौतेली माँ की तरफ इशारा करता है, जिससे वो पता लगा लेती है कि इसके पीछे सौतेली माँ ही है। तब सौतेली माँ अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो तो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। हाउ ने भी अपने पेरेंट्स का प्यार देखा था, इसलिए वो जियांग से पूछता है कि आखिर उसकी सौतेली माँ ऐसा क्यों करेंगी। जियांग कहती है कि मुझे इसके बारे में और भी पता लगाना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर से अपने पावर का यूज करती है और रूम को चारों तरफ से देखने लगती है। जहाँ पे उसे एक बॉक्स में कोई चीज दिखाई देती है, वो उसकी तरफ इशारा करती है और जैसे ये लोग उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, सौतेली माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाउ के रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है। असिस्टेंट आगे बढ़ता है, बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर से डाइवोर्स के पेपर निकलते हैं, जिसे देखकर हाउ समझ आता है कि उसके डैड सौतेली माँ से डाइवोर्स ले रहे थे और इसीलिए सौतेली माँ ने डैड के साथ ये सारी चीजें की, क्योंकि सौतेली माँ के महंगे शौक थे और उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अमीर थी। इसलिए अगर वो डाइवोर्स लेती हैं तो उनके पास से पैसे छीन लिए जाएंगे और उनके पास अपनी वो अमीर वाली लाइफ कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं होंगे, जिसके लिए उन्हें ये सारी चीजें करनी पड़ी। अब सब कुछ जानने के बाद हाउ का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपनी सौतेली माँ को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सौतेली माँ भी पीछे नहीं हटती है। वो कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारे डैड भी कभी भी कोमा से बाहर नहीं आएंगे। हाउ अपने डैड के लिए मजबूर हो जाता है और कहता है कि बताओ आपको क्या चाहिए। सौतेली माँ उसके सामने डिमांड रखती है कि जब तक वो ऑन करेगा तब तक उसकी आधी सैलरी उसके पास रहेगी और इसे घर में से भी बहुत सारी चीजें चाहिए। इस तरीके से वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है। उसकी बातें सुनकर तो हाउ कहता है तो कर रहा है कि आपकी बातें सुनकर मैं आपको जान से मार डालूं। जियांग कहती है कि तुम अब भी उसे खत्म कर सकती हो। ये सुनकर सौतेली माँ कहती है कि तुम लोग पागल मत बनो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम लोग उन्हें बचा नहीं पाओगे। ये सुनकर जियांग कहती है कि मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। सौतेली माँ कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि इविल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और उस पे काबू पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ड्रामा करने की कोशिश मत करो कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। जियांग कहती है कि लगता है कि आपको मेरे ऊपर अब भी डाउट है, चलिए मैं आपके डाउट को क्लियर कर देती हूँ। ऐसा कहती हुई वो हाउ से उसका लाइटर लेती है और उसके बाद वो उस गुड़िया को सबके सामने जला देती है। धीरे धीरे वो गुड़िया जलकर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता है। सौतेली माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ, लेकिन जियांग उन्हें थोड़ी देर सब्र करने के लिए कहती है और तभी अचानक से मिस्टर ली धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। पूरी तरीके से होश में आते ही डायरेक्टली वो अपने बेटे से पूछते हैं कि उन्हें ठीक किसने किया। वो बताता है कि जियांग ने उनकी जान बचाई है, तब वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में वो पूछते हैं कि उनकी ये हालत कैसे हुई, तो हाउ उसके बारे में बता देता है कि इसके पीछे उसकी सौतेली माँ थी, क्योंकि वो अपनी सेकंड वाइफ से डाइवोर्स ले रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें उनके साथ की। अपनी दूसरी वाइफ के इरादे जानकर मिस्टर ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं ताकि वो उसे सजा दे सके। ये देखकर सौतेली माँ तुरंत ही उनके सामने झुककर उनसे माफी मांगने की कोशिश करती है। यहाँ पे उनका बेटा भी होता है जो कि अपने डैड के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि बेटा छोटा होता है इसलिए वो सोचते हैं कि उसे छोड़ दे। लेकिन तभी जियांग की पावर्स बढ़ जाती हैं और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये मिस्टर ली का बच्चा नहीं है, बल्कि ये किसी और का बच्चा है। जब अपने मैजिकल आइज का यूज करते हुए वो सारी चीजें देख लेती है तब वो तुरंत ही इसके बारे में मिस्टर ली को बताती है। ये सुनकर तो मिस्टर ली के पसीने छूटने लगते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बताओ इसके पीछे कौन है, अगर तुम मुझे उस पर्सन का नाम बताती हो तो मैं तुम्हें बदले में 1 करोड़ दूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और उस छोटे से बच्चे को देखने लगती है। उस छोटे से बच्चे के अंदर से 2 हरे धागे निकलते हैं, जो कि एक उसकी मॉम के पास जाता है और दूसरा एक बॉडीगार्ड के पास जाता है, जिसने अभी अभी सौतेली माँ को पकड़ कर रखा होता है।
जिससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि ये जो बच्चा है वो मिस्टर ली का नहीं है बल्कि बॉडीगार्ड और सौतेली माँ का है। सच्चाई का पता लगाते ही जियांग तुरंत ही बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करती है। ये सुनते ही बॉडीगार्ड मिस्टर ली के सामने झुक जाता है और कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन मिस्टर ली उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं बल्कि उसे सामने दिखने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो बच्चे और उसको देखते हैं। दोनों की शक्ल काफी हद तक मिलती जुलती थी, इसीलिए मिस्टर ली तुरंत ही दोनों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए भेज देते हैं। हाउ का आदमी आगे बढ़ता है, दोनों की बाल लेता है और डीएनए टेस्ट कराने के लिए चला जाता है। आधे घंटे के बाद जब रिपोर्ट हाउ के हाथों में आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है। अपने भाई को दूसरे कमरे में भेजता है और रिपोर्ट को अपने डैड के हाथों में दे देता है। जब डैड की सारी चीजें देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियांग ने जो कुछ भी कहा था वो सारी की सारी चीजें सच थी। देखकर मिस्टर ली तुरंत ही बेड से उठते हैं और बॉडीगार्ड को मारते हैं। बॉडीगार्ड तो ये सारे के सारे ब्लेम सौतेली माँ पे लगा देता है और कहता है कि वो मजबूर था। तब सौतेली माँ भी सारे के सारे ब्लेम बॉडीगार्ड पे लगा देती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं। ये देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और दोनों को सजा देने के लिए यहाँ से बॉडीगार्ड के साथ भेज देते हैं। बाद में मिस्टर ली जियांग का शुक्रिया अदा करते हैं और हाउ तो उसे बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन इस बार वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि आपने पहले ही पैसे दे दिए हैं, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। बार से मिस्टर ली उसे काफी खुश होते हैं और उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं और वो भी काफी अच्छी पोस्ट पे। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अगर वो पूरे एक साल में पूरे दिन पूरी रात भी मेहनत करती तो उसके हाथ में ये जॉब नहीं लगता है। इसलिए जॉब को पाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करती है, क्योंकि हाउ की कंपनी नंबर 1 इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और वो वहाँ की चेयरपर्सन थी। इसीलिए वो सबको सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे उसकी दोस्त आती है और बताती है कि आज तो कॉलेज में रिक्रूटमेंट डे है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ऐसे कहते हुए वो उसी हालत में वहाँ से लेकर चली जाती है। दरअसल आज कॉलेज में रिक्रूटमेंट डे होता है, जहाँ पे कई सारे कंपनी से लोग आए होते हैं ताकि वो प्लेसमेंट से पहले कई सारे स्टूडेंट को जॉब दे सके। इसीलिए सभी अपनी रिज्यूमे लेकर पहुँच आते हैं और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर, ताकि जो पर्सन इंटरव्यू ले रहे हैं उस पर उनका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और तभी ये दोनों बेस्ट भी वहाँ पे पहुँच आती है। फिलहाल सिचुएशन के लिए जियांग की हालत कुछ सही नहीं होती है और ये देखते ही जिया मौका ना छोड़ते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिज्यूमे तो अच्छी होती है और वो अच्छे नंबर से पास भी हुए होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी कंपनी उन्हें मौका नहीं देती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिस वजह से कोई भी उन्हें क्लियर नहीं कर पाता है। और इस मौके पे जिया ना अपॉइंटमेंट लेटर सभी को दिखाकर उनके सामने शो ऑफ करने लगती है। सभी ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो काम वो नहीं कर पाए, आखिर वो ये काम इतनी आसानी से कैसे कर ली। सभी उससे मस्का लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसके थ्रू उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि जिया की जिस कंपनी में जॉब लगी थी वो हाउ की बड़ी सी कंपनी में बहुत ही जल्द इंटर्न करने वाली थी। ये सुनकर सभी लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और जिया भी जियांग के सामने शो ऑफ कर रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जियांग तो वहाँ की चेयरपर्सन के रूप में बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाली है। तभी उसके पास कॉल आता है। हाउ का असिस्टेंट उससे बात करता है और उसे बताता है कि उसे चेयरपर्सन के लिए सिग्नेचर करने होंगे और इसीलिए वो पेपर लेकर उसके कॉलेज में आ रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं, सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उन्हें जिया के बारे में पता चलता है। वो उसे काफी इम्प्रेस होते हैं और अपने बाकी स्टूडेंट की भी मदद करने के लिए जिया से कहते हैं। अब जिया सबके सामने अच्छी बनना चाहती थी, इसलिए वो सबके रिज्यूमे ले लेती है और बताती है कि वो अपने कनेक्शन का यूज करते हुए उन सभी को भी बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा देगी। ये सुनकर सभी अपना रिज्यूमे उसके हाथों में रख देते हैं। प्रोफेसर इसके बाद जियांग को देखती हैं और कहते हैं कि तुमने अपना रिज्यूमे उसे क्यों नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोलती है तो प्रोफेसर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो पहले से ही गरीब है, अगर उसे यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है तो आगे की जिंदगी वो किस तरीके से बिताएगी। यहाँ पे जिया से मिलने के लिए वो पर्सन आते हैं जो कि ली जैसे बड़े ग्रुप के इंटरव्यूअर होते हैं। वो जिया से बात करते हैं। तब जिया अपने बाकी दोस्तों की भी बात करती है और उन्हें जॉब ऑफर देने के लिए कहती है। ये सुनकर वो उसकी बात मान लेते हैं। फिर जिया जियांग को नीचे दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे नंबर तो बहुत ही ज्यादा नीचे हैं, लेकिन अगर तुम मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगते हुए मेरे सामने जॉब की रिक्वेस्ट करती हो तो मैं तुम्हारी जॉब लगवा सकती हूँ। लेकिन जियांग उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है, जिस वजह से प्रोफेसर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती हैं, क्योंकि अगर उनके स्टूडेंट जॉब नहीं पाते हैं तो इसमें उनका घाटा होगा और उनका प्रमोशन रुक जाएगा। जिस वजह से वो उसे फोर्स करते हैं कि वो जिया से माफी मांग ले ताकि उसका भी जॉब लग जाए। लेकिन वो फिर से जब मना करती है तब प्रोफेसर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसके सामने झुककर माफी नहीं मांगती हो तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। तभी यहाँ पे अचानक से हाव आ जाता है। हाव को देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब वो ऐसे मौके पे आया था। सबको ऐसा लगता है कि शायद वो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, लेकिन जब वो इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तब सबको ऐसा लगता है कि शायद वो जिया से मिलने के लिए आया है और जिया को भी ऐसा लग रहा होता है, इसलिए वो उसे सामने से हेलो बोलने के लिए आगे जाती है। लेकिन हाव तो उसे इग्नोर करते हुए डायरेक्टली जियांग के पास चला जाता है, उसके साथ हैंडशेक करता है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दे देता है। जियांग उस पर साइन कर देती है। तब हाव उसे कांग्रेस करते हुए अपनी कंपनी का चेयरपर्सन बना देता
देता है। जैसे इसके बारे में बाकियों को पता चलता है सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी जियांग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं ताकि उससे बहला फुसला कर वो उस कंपनी में अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन हो जाए। और साथ ही कई लड़के तो उससे सामने से जॉब की बात करते हैं तो वो सबको मना कर देती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड सिसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बना देती है, वो भी 50 लाख सैलरी के साथ। सिसी ये सुनकर अपने दोस्त से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इस बार उसे एक नया नाम देती है जो कि होता है एंजल। फिर वो एक एक करके बाकी उससे बदला लेने लगती है, जिसमें पहला नंबर आता है जियांग का। ज्यादा कुछ तो नहीं कहती है, बस इंटरव्यूअर की तरफ देखती है और वह सामने आकर उसके अपॉइंटमेंट लेटर को फाड़ देता है। सबके होश आने के बाद हाउ जियांग को उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है ताकि वो उसे ऑफिस टूर दे सके। फिर वो वहाँ से कंपनी देखने के लिए चले जाते हैं। अब इन सारी चीजों की बात तो जिया जियांग से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो बदला लेने के लिए हाउ की फियोंसे के पास कॉल करती है और उसे भड़का देती है ताकि वो जियांग से बदला ले सके। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त और हाउ के साथ कंपनी पहुंचती है, जहाँ पे वो कंपनी के सभी लोगों से मिलती है। सभी ने ही अपने लाइफ में बहुत ही बड़े काम किए होते हैं और सभी ने ही कंपनी को करोड़ों से भी ज्यादा प्रॉफिट कराए होते हैं। ये देखकर जियांग को थोड़ा डाउट होता है कि क्या ये सभी उसकी बात मानेंगे। तब हाउ सबको ये बताता है कि आज से ये सभी के सभी पर्सन जियांग के अंदर काम करेंगे। ये सुनकर सभी लोग काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक छोटी सी कॉलेज की लड़की के अंडर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो तो इस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे, इसीलिए वो काम करने से मना कर रहे होते हैं। तब हाउ जियांग को ऐसा कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो उसके बारे में बातें करना बंद कर देते हैं, लेकिन अब भी उनके मन में जियांग के लिए कोई जगह नहीं होती है। जियांग इस चीज को नोटिस कर लेती है, उसे पता होता है कि यहाँ पे उसे खुद से अपनी जगह बनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले वो सभी के ध्यान को अपनी तरफ खींचती है और अपनी काबिलियत का एक छोटा सा नमूना उनके साथ शेयर करती है। ये लोग अभी भी उससे कम समझ रहे होते हैं, जिससे जियांग को समझ में आ गया होता है कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा ताकि वो इन सभी की को आसानी से जीत सके। इसीलिए किसी बड़े से तजुर्बे वाले चेयरपर्सन की तरह सभी को ऑर्डर देने लगती है और एक पल के लिए बिना कुछ पूछे काम को पूरा करने के लिए कहती है। एक पल के लिए सभी उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर बिना सवाल किए उसकी सभी बातें मानती हैं और देखते ही देखते जब उसके काम को ध्यान से पूरा करते हैं सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब स्टॉक बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। उसकी बातें मानने पे थोड़ी ही देर के अंदर प्रॉफिट 50% से भी ज्यादा अधिक हो जाता है। हाउ के स्टॉक इतने तेजी से बढ़ रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर के अंदर 200 करोड़ की प्रॉफिट हो जाता है, जिसे देखकर बाकियों के साथ जियांग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगी। अब इस इंसिडेंट के बाद जितने भी लोग होते हैं जिन्हें जियांग पे शक होता है वो तो उसे एक ही बार में अपनी बॉस समझ लेते हैं और स्टॉक के बारे में आकर उसे बताने लगते हैं कि हर समय उनके स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे स्टॉक इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जो कि इन सभी की उम्मीद से कई गुना ज्यादा होते हैं। इसे सेलिब्रेट करने के लिए जियांग अपने बैग में रखे हुए सारे के सारे पैसे उन सभी के ऊपर उड़ा देती है और कहती है कि तुम्हें जितना चाहिए उतना ले सकती हो। इसके बाद वो बहुत सारे पैसे वहाँ पे उड़ाती है, लेकिन वर्कर के पास कुछ चीज नहीं होता है। वो हाथ में पैसे रख रहे होते हैं, उनका हाथ भी फुल हो जाता है और वो उसे बस करने के लिए कहते हैं। इस तरह की खुशी सेलिब्रेट करने के बाद जियांग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है और कहती है कि कल तक उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज उसके पास इतने सारा पैसा है कि खत्म करने के बावजूद भी वो उसे कभी भी खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि कंपनी के बाहर चू ग्रुप की डॉटर का इंतजार कर रही होती है। हाउ की फियांसे होती है और जैसे उसे जियांग के बारे में पता चलता है वो तुरंत ही देखने के लिए आती है कि वो लड़की कौन है। फियांसे के आने पे जिया उसे फोटोग्राफ्स दिखाती है और प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन जियांग की फोटो देखने के बाद फियांसे कहती है कि ऐसी लड़की को तो वो आसानी से हटा सकती है, उसे किसी प्लान की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और फ्लर्ट करते करते जो हाव होता है वो अपनी दिल की बात जियांग से कह देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर की मालकिन भी बन सकती हो। फिर वो धीरे धीरे क्लोज हो रहे होते हैं और जैसे किस करने वाले थे तभी दरवाजे पे उन दोनों की एंट्री हो जाती है। फियांसे को तो हाव को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो उसके पास आती है, उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करती है ताकि वो जियांग को दिखा सके कि उसकी जगह कहाँ पे है। लेकिन हाव तो उसे अपने आप से दूर कर देता है, ये कहते हुए कि तुम ज्यादा खुश मत हो क्योंकि ये हमारी फैमिली की वजह से है कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कर रहा हूँ और न मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। फियांसे तो किसी भी हाल में जियांग से हारने नहीं वाली थी, इसलिए वो हाव से कहती है कि याद रखना तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता क्यों किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ और अगर तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ते हो तो तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वैसे 7 दिन बाद तुम्हें याद है ना कि क्या है, हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, इसलिए याद रखना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाती है, फिर रुकते हुए जियांग की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी एंगेजमेंट पार्टी में इन्वाइट कर ली थी, लेकिन तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम हमारी पार्टी में आओ, इसलिए मुझे माफ करना। ऐसे कहते हुए उसे टॉन्ट मारते हुए वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे असिस्टेंट आता है और हाव को समझाता है कि वो लोग कितने ज्यादा रिच हैं, अगर वो उसके साथ रिश्ता तोड़ता है तो इससे कंपनी
इससे उसकी कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। जियांग उसकी उदासी महसूस कर लेती है, इसीलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो हाउ से कहती है कि अगर 7 दिन के अंदर वो उसकी कंपनी को उस लेवल तक पहुंचा देगी जहां तक फियोंसे की कंपनी भी नहीं गई है, तो इससे उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो। वो कहती है कि उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जिसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले वो अपने लिए एक नई कंपनी बनाती है, साथ ही वो अपनी ट्रेडिंग भी कंटिन्यू रखती है, जिस वजह से वो 100 की लिस्ट में आ जाती है। असल में वो एक साथ इतनी सारी चीजें इसलिए कर रही होती है ताकि वो हाउ की मदद करने के साथ साथ खुद को भी ग्रो कर सके, और उसका प्लान होता है दुनिया की सबसे अमीर इंसान बनने का। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे पूछती है कि वो लोग ऐसा कैसे करेंगे। तब जियांग उसे कहती है कि बस तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा, और उसके बाद वो प्लान के बारे में सोचने लगती है। अचानक से वो टेबल पे पड़े हुए न्यूज़पेपर पे उसकी नजर जाती है। वो जब पास आकर उसे देखती है तो वो देखती है कि वो आने वाले फ्यूचर को भी देख सकती है, वो भी अपने मैजिकल आइज की वजह से। इसलिए वो इसका फायदा उठाती है और उसने उसको ध्यान से देखती है। जहाँ पे पुरानी न्यूज होती है लेकिन उसे आने वाले फ्यूचर के बारे में उसे सारी चीज दिखाई दे रही थी, जहाँ पे वो देख लेती है कि कुछ समय के बाद एक प्रोफेसर कुछ समय के बाद कैंसर की दवा बनाएगा और उसे मार्केट में लॉन्च कर देगा। मेडिसिन काफी हद तक बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन प्रोफेसर ने उसमें जिंसन की मात्रा ज्यादा कर दी थी, जिस वजह से फ्यूचर में प्रोफेसर की वो दवा जहर की तरह काम करने लगेगी और उससे लोगों की जान चली जाएगी। ये एक बड़े क्रैश की तरह साबित होगा। वो सारी चीज जब जान लेती है तो वो सोचती है कि वो इसे अच्छी तरीके से यूज कर सकती है। वो मेडिसिन को सुधार सकती है क्योंकि अब उसके पास नॉलेज है, और साथ ही वो मेडिसिन के ऊपर पैसा लगा सकती है, जिसके बाद जब वो मेडिसिन पूरी तरीके से सेफ होकर लॉन्च होगी तो इससे उसका प्रॉफिट हो जाएगा। प्लान तो उसका बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद वो उस प्रोफेसर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और उसे पता लगता है कि वो प्रोफेसर हाउ से रिलेटेड है, जिस वजह से वो हाउ के साथ मिलकर उस प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे हाउ के ग्रैंडपा पहले से प्रोफेसर से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्द हाउ की शादी फियोंसे के साथ करने वाले थे, इसलिए वो उसके बारे में प्रोफेसर से बात कर रहे थे। अब प्रोफेसर जैसे ही हाउ से मिलते हैं वो उसके चेयरपर्सन के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि जियांग होती है, क्योंकि जियांग ने जिस तरीके से कंपनी में ज्वाइन किया था ये बहुत ही बड़ी बात थी, इसलिए काफी लोगों को इसके बारे में पता थी। हाउ जियांग को सामने से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हो ये वही लड़की है। जियांग प्रोफेसर से मिलती है, उन्हें अच्छे तरीके से हेलो करती है और उसके बाद उनके मेडिसिन में इन्वेस्ट करने की बात करती है। लेकिन तब यहाँ पे फियोंसे भी आ जाती है, जो कि वो भी उसी मेडिसिन में इन्वेस्ट करने की बात करती है, जहाँ पे फियोंसे जियांग से ये चांस छीनने की पूरी कोशिश करती है और प्रोफेसर को अपने फैमिली के थ्रू कई सारी चीजें देने की बात करती है। इसके ऑफर वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसे प्रोफेसर मना नहीं कर पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जियांग बात करना स्टार्ट करती है और वो प्रोफेसर को कोई भी अच्छे ऑफर नहीं देती है, बल्कि उनके मेडिसिन के बारे में बात करती है और उनकी कमियों के बारे में बात करती है, जिससे प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सावधानी के साथ अपनी मेडिसिन तैयार की थी और वैसे भी पहले मेडिसिन की जांच भी हो चुकी थी और सब कुछ सही था। लेकिन उसी वक्त जियांग जो बात कहती है उससे प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जितना क्वांटिटी उसने मेडिसिन बनाने में जिनसन का यूज किया था एग्जैक्ट उतनी ही क्वांटिटी के बारे में वो बात करती है। ये सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे इसके बारे में कैसे पता, जबकि उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है। जियांग ने तो ये सारी चीजें इसलिए की होती है ताकि वो प्रोफेसर का दिल जीतने की कोशिश करने के लिए की थी, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि उसने फॉर्मूले को चुराया है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है। लेकिन वो बड़ी ही आसानी से इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लेती है। वो प्रोफेसर को बहुत ही ध्यान से समझाती है, वो उन्हें बताती है कि उनकी कमी कहाँ पे है और वो किस तरीके से अगर उसे बदलते हैं तो इसमें कोई भी कमी नहीं होगी, और वैसे भी वो कैंसर की दवा बना रहे हैं। अगर दवा सामने आने के बाद किसी की जान ले लेती है तो इससे उसका ही नुकसान होगा। ये सुनकर प्रोफेसर उसकी बात सुनते हैं और एक बार ट्राई करने का फैसला करते हैं। जैसे उसने बताया था वैसे वो मेडिसिन को चेंज करते हैं और वापस से 2 चूहे के साथ उसके पास आते हैं। एक पे वो अपनी नॉर्मल दवा को यूज करते हैं और दूसरे में जियांग की बताई गई दवा को यूज करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सबके सामने किया जाता है, जहाँ पे कुछ समय तक सब कुछ सही रहता है और कुछ समय के बाद चेंजेस धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जहाँ पे प्रेसिडेंट ने जिस दवा को अपने अनुसार बनाया था उसमें कमी दिखाई देने लगती है और वो चूहा देखते ही देखते मर जाता है। वहीं पे जियांग ने मेडिसिन में जो चेंजेस किए होते हैं वो चूहा अभी भी सही सलामत होता है, जिससे प्रोफेसर जियांग से इतने ज्यादा खुश होते हैं कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं इस तरीके से दवा को लॉन्च करता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, इसीलिए वो जियांग का नाम उस दवा में भी ऐड कर देती है ताकि लोगों को पता चले कि इसके पीछे जियांग भी थी। सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, लेकिन इससे फियोंसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जियांग से हार चुकी थी। उसे जिया की बात याद आती है कि वो जियांग को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती है, इसलिए वो जिया को मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ भी वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि इस समय तुम्हारी फैमिली की कंडीशन सही नहीं चल रही है, लेकिन अगर तुम जियांग को हराने में मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अब दोनों एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। उधर हम सीसी और जियांग को देखते हैं, जहाँ पे सीसी जियांग को बताती है कि अब तुम अमीरों की लिस्ट में तुम 10वें नंबर पे हो। ये सुनकर जियांग उसे कहती है कि उसे तो अब और भी ऊपर जाना है। इससे वो कहती है कि आज वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान बनने वाली है। उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर सीसी उसे कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। जियांग उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस उसे दोपहर तक इंतजार करने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे सीसी के पेरेंट्स फोर्सफुली आ जाते हैं और सीसी को यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि जियांग गरीब लड़की है और अगर उनकी बेटी जियांग के साथ काम करती है तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा।
जाएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को फोर्स करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब ले ले, जो कि सीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए वो मना करती है। इससे पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी जियांग की वजह से बिगड़ रही है, इसलिए वो सारा का सारा ब्लेम जियांग के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो लड़की मिल गई ना तो वो उस लड़की को अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। ये सुनकर सीसी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि जियांग के बारे में जैसा वो लोग सोच रहे हैं जियांग वैसे बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी जियांग तो अब बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है और वो अमीर भी बन चुकी है। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद दोनों दोस्त मिलकर उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी चीजें सेटअप है, और वो अपनी बेटी को ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जियांग को पता होता है कि सीसी को ये सारी चीजें पसंद है, इसलिए वो पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है। वो सामने आकर बात करती है और कहती है कि वही जियांग है। वो पहले से थोड़ी बदल चुकी होती है और पेरेंट्स ने भी उसे सही तरीके से नहीं देखा होता है, इसीलिए वो उसकी बातें सुनते हैं, जहाँ पे जियांग उन्हें समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि दोपहर तक वो करोड़पति बन जाएगी, उसके पास अरबों पैसे आ जाएंगे और वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान भी बन जाएगी, तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ काम कर रही है, तो उसकी जिंदगी भी सिक्योर है। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो अपनी बेटी को ले जाने की कोशिश करते हैं और जियांग को झूठी कहते हैं। जियांग उन्हें सिर्फ और सिर्फ दोपहर तक इंतजार करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, दोपहर कुछ ही देर में होने वाला है, तो वो इंतजार कर लेते हैं। फिर जैसे ही दोपहर होती है, जियांग अपने स्टॉक सभी को दिखाती है। वो लोग ये देखकर पूरी तरीके से दंग हो जाते हैं कि जिसपे जियांग ने पैसे लगाए थे वो स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे हैं और देखते ही देखते वो करोड़पति हो जाती है। ये देखकर पेरेंट्स को तसल्ली हो जाती है कि उनकी बेटी किसी अच्छी लड़की के साथ है, इसीलिए वो उसे सपोर्ट करते हैं और सीसी को यहाँ पे काम करने की परमिशन देते हुए यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब जियांग की जो कंपनी होती है वो दुनिया की सबसे ज्यादा रिच कंपनी में पहली लिस्ट पे आ चुकी होती है और वो भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन चुकी होती है। इस तरीके से अब वो हाउ की हेल्प करती है तो वो आसानी से फियांसे को पीछे छोड़ सकता है और उसे उसके साथ शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मुकाम पे पहुंचने के बाद दोनों बेस्टी डिसाइड करती हैं कि जियांग की आइडेंटिटी कुछ समय तक प्राइवेट रखनी चाहिए क्योंकि नए नए अमीर बने हुए लोगों के ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए वो कुछ समय तक अपनी आइडेंटिटी छुपाने का फैसला करती है। तभी उसके पास जैक का मैसेज आता है जिसमें उसने अपने बर्थडे के बारे में बताया होता है और वो तुरंत ही मैसेज को डिलीट कर देता है। दरअसल ये जैक के दोस्त का प्लान होता है ताकि वो दोनों को मिला सके। जैक का भी आज बर्थडे होता है, इसलिए वो अपनी दोस्त की बातें सुनता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पे दोस्त जियांग से पूछती है कि क्या तुम उसके बर्थडे पार्टी में जाने वाली हो। जियांग बताती है कि उसने उसकी कई बार मदद की है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए भी जाएगी और उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर जाएगी। दूसरी तरफ हम जैक को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि शायद जियांग उससे मिलने के लिए नहीं आएगी, लेकिन तभी वहाँ पे जियांग आ जाती है और वो आती ही नहीं बल्कि अपने साथ गिफ्ट भी लाई होती है, जिसे देखकर दोस्त तुरंत ही बहाना बनाकर निकल जाता है ताकि वो दोनों को थोड़ा सा टाइम अकेले में दे सके। फिर वो दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैक उसके गिफ्ट को ओपन करता है जिसके अंदर एक प्यारी सी घड़ी होती है। घड़ी को देखकर उसे डाउट होता है कि कहीं ये महंगी तो नहीं है, इसीलिए वो इसके बारे में जियांग से पूछ लेता है। और अब जियांग क्या ही बताया कि उसने इस घड़ी को 60 लाख रुपए में खरीदा है। वो इस बात को नहीं बताती है क्योंकि उससे पता होता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसके गिफ्ट को मना कर देगा, इसीलिए वो उसे झूठ बोलती है और कहती है कि ये तो सस्ती घड़ी है। ये सुनकर जैक खुश होता है और उसे पहनाने के लिए कहता है। जियांग भी उसे उस घड़ी को पहना देती है। तभी जैक के पास उसके डैड कॉल करते हैं और साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर जियांग वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे अपने साथ उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे उसके फैमिली मेंबर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। जैक इस बार वाला बर्थडे अपने डैड, अपने अंकल्स और अपने डैड के फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता है और उन सभी के सामने वो जियांग को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। सभी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब रिलेटिव्स मिलते हैं तो कैसा सीन होता है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही सीन होता है। कुछ लोग अपने पैसों का शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को टीज करते हैं और ऐसे ही इनकी बातें कंटिन्यू होती रहती है। कल कुछ समय के बाद ये लोग एक दूसरे के हाथ में पहनी हुई घड़ी के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों ने तो एक्सपेंसिव वॉच पहनी होती है, वहीं पे कुछ की घड़ी थोड़ी सी सस्ती होती है और उन्हीं में से एक होते हैं जैक के डैड। उनकी घड़ी थोड़ी सी सस्ती होती है और इस बात का फायदा उठाते हुए उनके रिलेटिव्स उन्हें छोटा फील कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी जैक के कजन की नजर उसकी घड़ी पे जाती है और वो उसकी घड़ी के बारे में बातें करने लगता है कि उसकी घड़ी तो उसके डैड की जैसी है। उसके डैड ने हाल फिलहाल में 10 लाख की वॉच खरीदी होती है, इसलिए वो उस वॉच को देखते हैं तो उन्हें पास से देखने की तलब होती है, इसलिए वो उसे ले लेते हैं और अपनी घड़ी से मैच करने लगते हैं, जहाँ पे दोनों घड़ी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है और ये देखकर अंकल जैक की घड़ी को नकली बता देते हैं। लेकिन जो जैक के डैड के दोस्त होते हैं वो जब उस घड़ी को देखते हैं तब उन्हें वो घड़ी रियल लगती है, इसलिए वो कहते हैं कि ये रियल है। इनफैक्ट जब उनका बेटा इस पार्टी को ज्वाइन करता है जिसका काम इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड होता है, वो भी उस घड़ी को चेक करता है तो बताता है कि ये घड़ी रियल है और इसकी कीमत 60 लाख युआन से भी ज्यादा है। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो एक बार फिर से चेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरा ये डेली का काम है, ये असली है।
सभी लोगों के साथ जैक भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इतनी महंगी घड़ी। जियांग सुनने के बाद भी नॉर्मल रहती है और कहती है कि ये उसके लिए इतनी बड़ी भी बात नहीं है। ये सुनकर लोग कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमीर हो। फिर वो लोग पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैक अभी भी उस घड़ी के बारे में सोच रहा होता है। इसलिए वो जियांग से पूछता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए, तो उसने इसके लिए कोई गलत काम किया है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि मुझे गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे काम से भी काफी अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। तभी जियांग के पास सीसी का मैसेज आता है। उसके कहने पे उसने दुनिया की सबसे महंगी टावर रॉयल टावर को खरीद लिया था, क्योंकि जियांग अपने ऑफिस को वहाँ पे शिफ्ट करना चाहती थी और कुछ समय के बाद अपनी रईसी के बारे में दुनिया को दिखाना चाहती थी, तो ये उसके लिए अच्छी चीज थी। जियांग ये देखकर खुश होती है और पेपर्स अपने पास मंगवाती है ताकि वो सिग्नेचर कर सके। ताजुब की बात ये होती है कि जियांग ने जैसे ही रॉयल टावर को खरीद लिया होता है, वैसे वो सुनती है कि ये लोग भी रॉयल टावर के बारे में ही बात कर रहे हैं। कई सारे अमीर लोग चाहते थे कि वहाँ पे वो अपना ऑफिस खोल सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग का आना जाना था। इसलिए अगर वहाँ पे उनके ऑफिस खुल जाती है तो उनके अलग ही रुतबे होंगे। जैक के डैड भी उसी टावर में अपना ऑफिस खोलना चाहते थे, जिसके लिए वो काफी समय से ट्राई कर रहे थे। ये बात सुनकर जो जैक का कजन होता है वो उसके डैड से बात करता है और कहता है कि अगर आप ऐसा चाहती हो तो मैं आपके लिए आपका काम कर सकता हूँ। मेरी पहचान बहुत ही ज्यादा है, मेरी मर्जी के बिना रॉयल टावर में कुछ भी चीज अंदर लाना मुश्किल है। अब वो इतनी बड़ी बड़ी झूठी बातें कह रहा होता है, जिस वजह से जो जैक के डैड होते हैं वो उसकी बातों में आसानी से फंस जाते हैं। ये देखकर कजन उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है कि अगर वो उसे डाउन पेमेंट कर देते हैं, वो भी 10 लाख रुपए, तो वो उनकी ऑफिस खोलने में उनकी पूरी मदद करेगा। पैसे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी जैक के जो डैड होते हैं वहाँ पे वो अपना ऑफिस खोलना चाहते थे, इसलिए वो उसके जाल में फंस जाते हैं। कजन भी जियांग की बातें ध्यान से सुन रही होती है। वो समझ आती है कि इसके रिलेटिव बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसीलिए जब जैक के डैड डील फाइनल करने के लिए अपने भाई के बेटे को पैसे देते हैं ताकि उनका काम हो जाए, तब जियांग उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उन्हें समझाती है कि रॉयल टावर में ऑफिस लेने के लिए ऐसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी नियम नहीं है। अब जियांग तो अंकल को समझाने की पूरी कोशिश करती है और पूरा ट्राई करती है कि वो उस लड़के के फ्रॉड में ना बचे। अब अंकल भी समझ नहीं पाते हैं कि वो किसकी साइड लें और किसका साथ दें, क्योंकि एक तरफ उनके रिलेटिव थे जिसे वो काफी समय से जानते हैं और दूसरी तरफ जियांग थी जिसे वो हाल फिलहाल में ही जानना स्टार्ट किए थे। इसीलिए वो जियांग पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने रिलेटिव पे भरोसा करते हैं और पैसे देने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त रॉयल टावर के डायरेक्टर की एंट्री हो जाती है। उसे देखते ही कजन उनके पास आता है, लेकिन वो उससे साइड करते हुए डायरेक्टली जियांग के पास आते हैं और चेयरमैन कहते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। अब इससे वो लोग जो कि जियांग को छोटा समझ रहे थे और उसे नादान समझ रहे थे, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर जियांग अपने पावर का यूज करते हुए पेपर तैयार करती है और इसे जैक के डैड के हाथों में सौंप देती है और कहती है कि आप अपना ऑफिस आराम से खोल सकती हो, आपको रेंट भी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर डैड उस पे काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने उनके लिए इतना बड़ा काम क्यों किया। तब वो बताती है कि वो पहले शख्स है जिसकी वजह से उसने अपनी पहली कमाई की थी, इसलिए वो अपने कर्ज को खत्म कर रही है। इसके बाद डैड उस पेपर पे साइन कर देते हैं और लोग देखते ही रह जाते हैं। जैक तो बड़े ही प्यार से जियांग को देख रहा होता है। उधर दूसरी तरफ जिया को देखते हैं, जो कि अपने पैसों का यूज करते हुए एक प्रोफेशनल किलर को हायर करती है और उसके हाथों में जियांग की फोटो रख देती है ताकि वो उसे खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ जब जैक जियांग को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तब वो उसके बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि शायद जियांग उसे इतने महंगे गिफ्ट दे रही है, उसकी मदद कर रही है, इसका मतलब है कि वो भी उससे पसंद करती है, इसीलिए वो भी अपनी दिल की बात उसे कहने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो प्रोफेशनल जो किलर होता है वो इनके ऊपर गन शूट कर देता है। अब कार चल रही होती है, जिस वजह से उसका पहला निशाना चूक जाता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कोई इन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जैक तुरंत ही जियांग को कवर करने की कोशिश करता है। तभी जियांग अपने पावर का यूज करते हुए किलर का पता लगा लेती है। वो तुरंत ही जैक से कुछ कॉइन मांगती है। जैक उससे पूछता है कि वो क्या करने वाली है। वो उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है और तब तक किलर जो होता है वो अपना दूसरा निशाना साध देता है। गोली की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पावर का यूज करते हुए कॉइन को ऐसे फेंकती है कि वो गोली की दिशा को रोक देता है। ये पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होता है। जैक तो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं किलर भी समझ चुका होता है कि उसका पाला किसी आम लड़की से बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, इसीलिए वो अपना अगला गोली भी तुरंत चला देता है ताकि वो जियांग को संभलने का मौका ना दे सके। लेकिन जियांग भी कुछ कम नहीं होती है, उसके पास तो पावर्स भी होते हैं। वो तुरंत ही जैक के बेल्ट को उससे छीन लेती है और उसे गुलेल की तरह यूज करती है। उसके अंदर कॉइन को डालती है और उस प्रोफेशनल किलर के ऊपर ऐसे वार करती है कि वो गोली भी नहीं चला पाता है और उसके हाथ भी ऐसे बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं कि वो दूसरी कोशिश भी नहीं कर पाता है। वो तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांग जैक को बताती है कि किलर जा चुका है। जैक कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इतनी दूर से, वो भी रात के अंधेरे में, कैसे पता चला कि किलर कहाँ पे है और तुमने ये सारे मूव कैसे किए?
जियांग ने कहा बस ऐसे ही हो गया। इसके बाद वो उसके बेल्ट को लौटा देती है। तभी उसके पास हाव कॉल करता है क्योंकि उसे भी शूटर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो बताती है कि उसने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर वो रिलैक्स होता है, लेकिन साथ ही वो अपने लोगों से उस किलर के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और वो भी जिंदा, ताकि वो उस इंसान को ढूंढ सके जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और वो अपने हाथों से उसे सजा दे। फिर कुछ ही समय के बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए उस किलर का पता लगा लेता है, लेकिन वो किलर इतना ज्यादा ढीठ होता है कि वो किसी का नाम ही नहीं बताता है। पर हाव के पास अपने खुद के रास्ते होते हैं। उसे तो पहले से ही दोनों लड़कियों पे शक होता है, इसलिए वो जिया और अपने फ्योन से दोनों का ही नाम लेता है और किलर के एक्सप्रेशन से वो समझ आता है कि इसमें ये दोनों लड़कियां शामिल हैं। जिसके बाद वो सबसे पहले अपने फ्योन्से के साथ डील करता है। वो अपने लोगों को उसके पास भेजता है ताकि वो उसे वार्न कर सके। असिस्टेंट जाता है, किलर की तस्वीर दिखा देता है और कहता है कि उन्हें पता है कि ये सारी चीजें उसने ही की है, इसलिए अच्छा होगा कि वो सुधर जाए, नहीं तो बहुत देर हो सकती है। उसके जाते ही उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और बताती है कि उसकी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो चुका है क्योंकि हाव ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कैंसिल कर दिए हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। साथ ही वो जिया पे भी गुस्सा होती है कि ये सारी चीजें उसकी वजह से ही हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया की भी हालत कुछ खास नहीं होती है। अब उसने हाव से पंगा लिया था, इसलिए वो उसकी कंपनी बर्बाद कर देता है, जिसके लिए वो अपने कनेक्शन का यूज करता है और इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट आए होते हैं उन्हें भी वो कैंसिल करा देता है। डैड तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आता है कि वो अपनी बेटी की शादी गुचेन के साथ करा दे, इससे उनका नुकसान मैनेज हो जाएगा। अब ये सुनकर तो जिया खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा अमीर लड़का ही चाहती थी। लेकिन जैसे ही इसके बारे में गुचेन को अपने डैड से पता चलता है कि उसके डैड जिया से उसकी शादी करा रहे हैं, तब वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे कोई और पसंद है। लेकिन उसके डैड उसकी बातें नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि अगर तुम किसी और से शादी करोगे तो मैं ये करने ही नहीं दूंगा। ये सुनकर वो घर छोड़कर चला जाता है। इसके बारे में जब डैड को पता चलता है तो वो उसे घर लाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसके सभी कार्ड को फ्रीज कर देते हैं, ये सोचते हुए कि जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो खुद ब खुद घर आ जाएगा। दूसरी तरफ हम गुचेन को देखते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर में होता है और कुछ चीजें खरीद रहा होता है। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वो देखता है कि उसके लगभग सभी के सभी कार्ड फ्रीज हो चुके हैं। इसमें उसके पास एक एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और इसलिए सामने वाली लड़की उसकी इंसल्ट कर रही होती है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे जियांग आ जाती है और वो उसके लिए पेमेंट कर देती है। फिर थोड़ी देर जब वो उससे बात करती है तो उसे गुचेन की शादी के बारे में पता चलता है जिसे जिया के साथ होने वाली थी। अब गुचेन उसे पसंद नहीं करता था और ये बात उसे वो बता देता है, ये सोचते हुए कि जियांग को कोई गलत फहमी ना हो जाए। लेकिन जियांग को इसकी ये हालत अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसके लिए एक बड़ा अमाउंट कमाने का फैसला करती है। गुचेन सोचता है कि आखिर वो कैसे कमाएगा। तब जियांग उसे फिर से लोकल मार्केट में लेकर जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए एक रेयर पत्थर को खरीद लेती है। फिर तुरंत ही वो उस पत्थर का पेमेंट करते हुए सबके सामने उस पत्थर को तोड़ देती है। अब जैसा कि जियांग से उम्मीद होता है, ये पत्थर भी अंदर से कीमती होता है। ये देखते ही लोगों की वहाँ पे भीड़ लग जाती है। इसके बाद जियांग उस पत्थर को 10 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करती है और एक ही पल में वो उसे बेच भी देती है। गुचेन ये देखकर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे भी कमा लिए। जियांग कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इसके बाद वो उसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, उसे गाइड करती है और उसे स्टॉक के बारे में कुछ नॉलेज देती है। जैसे वो बता रही होती है वैसे वो करते जाता है। फिर थोड़ी ही देर के अंदर वो प्रॉफिट देखकर खुद ही हैरान हो जाता है। लेकिन आगे की जो बोली होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो सोचता है कि क्या तुम इसे लगाना चाहती हो। ये सुनकर वो कहती है कि बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। इसके बाद वो एक गिरते हुए स्टॉक के ऊपर पैसे लगाती है। इस बार गुचेन को भरोसा नहीं होता है, लेकिन इस बार जब उसने भरोसा नहीं किया होता है तब उसे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है जिसके बारे में वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता है। अब जियांग ये सारी चीजें गुचेन के लिए इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसके डैड फोर्सफुली उसका शादी कराना चाहते थे और इसीलिए गुचेन अपने आप को साबित करना चाहता था ताकि वो पैसे कमाकर अपने डैड को दिखा सके कि शादी करना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। और इसीलिए वो जियांग से मदद ले रहा था, लेकिन उसे अभी बहुत सारे पैसे जुटाने थे, इसीलिए वो थोड़ा सा उदास होता है। लेकिन जियांग उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन तभी इसी समय यहाँ पे जैक आ जाता है। दोनों को साथ में देखकर उसे गुचेन से नफरत होने लगती है और थोड़ी ही देर के अंदर दोनों के बीच में तू मैं स्टार्ट हो जाता है और दोनों फाइटिंग करने के मूड में हो जाते हैं। जियांग दोनों को शांत करती है और एक दूसरे के सिचुएशन के बारे में बताती है। जैक भी उससे ट्रेडिंग सीखने की बात करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ ताकि वो उसके साथ रह सके। जियांग भी इस चीज के लिए मान जाती है और फिर दोनों को ही वो ट्रेडिंग करना सिखाती है। कुछ समय के बाद वो दोनों थोड़े से एक्सपर्ट बन जाते हैं और अच्छा काम करने लगते हैं। दोनों को साथ में काम करते हुए देखकर सीसी उसे पूछती है कि आखिर तुमने इस बैड बॉय को इतना ज्यादा कैसे बदल दिया। अगर हमारे यूनिवर्सिटी का कोई भी उसे इस तरीके से देखे ना तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा कि ये हमारा पुराना जैक है। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और जो गुचेन होता है वो जियांग के ऑर्डर को फॉलो करते करते अपने डैड से भी बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड को इसके बारे में पता चलता है एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कि बहुत ही तेजी से ऊपर हो रहा है। ये सुनकर वो सोचते हैं कि शायद ये प्रोफेशनल हो सकता है। उन्हें नहीं पता होता है कि ये उनका खुद का बेटा है, लेकिन फिर भी वो उसे मिलने की जिद करते हैं। इसके बाद वो कनेक्शन का यूज करते हुए उसे इन्वाइट करते हैं। दूसरी तरफ जब इसके बारे
बारे में पता चलता है तब ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और मीटिंग के लिए मान जाते हैं। कुछ समय के बाद हमें मीटिंग वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पे डैड इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो यहाँ पे अपनी बेटी को देखती हैं उन्हें गलतफहमी हो जाती है, शायद उनके बेटे के पास पैसे नहीं है इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आया है। अब पहले गुचेन उन्हें तो बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे वो उनके बेटे के रूप में नहीं आया बल्कि वो इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पे आया है जिससे वो मिलना चाहते हैं। और फिर देर तक वो उसे टालते रहते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली उसे बता देता है इस बारे में। फिर उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बेटा पागल बना रहा है, इसलिए वो उसके पास कॉल करते हैं, लेकिन कॉल तो उनका बेटा उठाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये वही है। हैरान होते हैं कि उनका बेटा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, उन्होंने तो उसे 1 भी रुपया नहीं दिया था और कार्ड भी फ्रीज कर दिए थे। गुचेन बताता है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जियांग है। ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं। उसे घर का नया मुखिया बनाते हुए उसके हाथों में वो अंगूठी सौंप देते हैं जो कि लीडर की होती है, और अपने बेटे की भी बात मान लेते हैं कि अब उसे जिया के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिया के डैड इससे काफी ज्यादा उदास होते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब तो उनकी फैमिली रोड पे आ जाएगी। तभी उन्हें अचानक से उस मिस्टीरियस लड़के का ख्याल आता है जो कि अचानक से दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन गई। इसलिए वो सोचते हैं कि किसी तरीके से उस लड़की के साथ बात बन जाए तो वो फिर से ग्रो कर लेंगे। इसलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस मिस्टीरियस लड़की का नंबर निकालते हैं और उसके पास कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांग ही है। जियांग जब उसके नंबर को देखती है तो वो समझ जाती है, इसलिए वो भी अपनी आवाज को चेंज करते हुए उससे बात कर लेती है और उसके घर पे जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं और उसका इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे वो सामने से जियांग को आते हुए देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो उसे फ्रॉड समझते हैं और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। जियांग कहती है कि ऐसे कैसे, एक तो इनवाइट किया और ऊपर से यहाँ से भगा भी रहे हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जियांग इनसे कुछ नहीं कहती है बल्कि सीसी के पास कॉल करती है और खुद की पहचान पब्लिक करने के लिए कह देती है। सीसी कहती है कि ठीक है, थोड़ी ही देर में हो जाएगा। फिर थोड़ी ही देर में उसका नाम पब्लिक हो जाता है और ये लोग भी जब अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें पहली बार में विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। जिसके बाद जिया अपनी पुरानी सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि अब उसकी औकात नहीं थी उसके सामने खड़े होकर कुछ भी बात करने की। बाद में जियांग जिया की फैमिली के साथ कुछ समय बिताती है और फैमिली वाकई में अच्छी होती है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तब उसे अपने पावर से पता चलता है कि जिया ने उसके कार के ब्रेक्स को कट कर दिए हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो लास्ट टाइम जिया से उसकी गलती कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन जिया अपनी गलती मानने से मना कर देती है। ये देखकर जियांग उसे फिर से एक मौका देती है और कहती है कि अगर तुम अपनी गलती मान लेती हो तो मैं तुम्हारी फैमिली की मदद कर दूंगी, नहीं तो तुम मुझसे फिर दोबारा उम्मीद मत करना। ये सुनकर वो अपने झूठ पे कायम रहती है, ये सोचते हुए कि उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे ही पता चलेगा, इसके पास थोड़ी ना मैजिक है। तब जियांग कार को ओपन करते हुए पेरेंट्स को दिखा देती है कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा घटिया है। इसके बाद वो उनकी मदद करने का फैसला उनके सामने मना करते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद जिया के पेरेंट्स जिया पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसे पीटते हैं क्योंकि उसकी गलती की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। बाद में जिया अपने पूरे ऑफिस को रॉयल टावर में शिफ्ट कर देती है। उसके अंदर कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं और अब उसकी बेस स्टेट डायरेक्टर बन चुकी होती है। साथ ही उसके साथ जैक और गू चैन भी मिलकर काम कर रहे होते हैं। यही नहीं, जो मिस्टर हाउ होते हैं वो भी उसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और सभी एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं और सबकी लाइफ बेस्ट चल रही होती है। जिसपे वो उस दिन को याद करती है और कहती है कि ये बन उसके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। जियांग इस मुकाम पे पहुंचने के बावजूद भी हमेशा सूखा बन खाया करती थी और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, कहानी और कहानी का एंड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन लास्ट में हमारी हीरोइन को तीनों हीरो में से किसी एक को अपने लाइफ पार्टनर की तरह चूज कर लेना चाहिए। वेल, ये उसकी अपनी मर्जी होती है जो वो किसी को चूज नहीं करती है, बट आपके अकॉर्डिंग आपकी हीरोइन किसके साथ ज्यादा सुटेबल होती है मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ली जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।